हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट जो ले रहे हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का मनी। सही है। मनी क्या है? देखो, मनी आप जनरली यूज करते ही हैं। आपको जब भी कोई चीज परचेज करनी हो आपको मनी चाहिए, तो मनी इज समथिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आपको कोई भी चीज खरीदनी है, एक्सचेंज करनी है, तो कॉमनली एक्सेप्टेड जो आइटम होता है वो होता है मनी। सही है। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। अगर कोई चीज की वैल्यू नापनी हो उसको भी मनी में ही नापा जाएगा। और डेफर्ड पेमेंट यानी बाय टुडे पे टुमारो, यानी आप खरीद तो अभी लें, पेमेंट बाद में करने, उनको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। उन सबके काम में जो आती है वो मनी आती है। तो डेफर्ड पेमेंट के लिए मैं वर्ड आपको यूज कहूंगा बाय टुडे पे टुमारो। सही है। अब ये मनी बनी कैसे? एक्चुअली मनी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड मोनेटा से बना, विच वॉज द name of temple of goddess Juno. In the early period, temple is the place where the Greek rulers used to mint coins, और वो वहीं coins बनाते थे। The word moneta turns into money into English, यानी ये word पहले था moneta, बाद में इंग्लिश में ये कन्वर्ट होके हो गया money। This way the term money came into practice। सही है। एक्चुअली क्या है कि बिफोर द इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी जब नहीं थी तो गुड्स तो तब भी एक्सचेंज होती थी। तब कैसे होते थे? दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज नोन एज बार्टर सिस्टम। उस वक्त इसको बार्टर सिस्टम कहा जाता था। बार्टर इकोनॉमी जो थी वो सीसी इकोनॉमी थी। सर ये सीसी इकोनॉमी क्या है? सीसी का मतलब कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी, यानी आपको कमोडिटी ही देनी है और कमोडिटी ही लेनी है। तो ये बार्टर सिस्टम कहलाता था और इसको सीसी इकोनॉमी भी कहते थे। कमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज। इकोनॉमिक एक्सचेंज विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी आर रेफर्ड एज बार्टर एक्सचेंज, यानी जो आपकी कमोडिटीज है वो एक्सचेंज हो रही है विदाउट द मीडिएशन ऑफ मनी। मनी है ही नहीं तो फिर वो कैसे एक्सचेंज हो रही है? कमोडिटी वर्सेस कमोडिटी। इसको क्या बोलते हैं? बार्टर सिस्टम। सर अब बार्टर एक्सचेंज सिस्टम की कुछ कमियां थी। हाँ, कुछ कमियां थी, तभी तो वो हटा, तभी तो उसके बाद मनी का इवोल्यूशन हुआ। क्या सर? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। भाई अगर मिस्टर ए है, उनको जो है वो पेन चाहिए, और मिस्टर बी है, उसको जो चाहिए वो मान लेते हैं कि क्लोथ चाहिए। अब इनके एक्सचेंज है, लेकिन वो बी ए से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। मान लो ये एक दूसरे की जो चीजें इनके पास पड़ी हैं, लेकिन कैसे लें? क्योंकि बी के पास बी को क्लोथ चाहिए, वो ए के पास नहीं है, और ए को पेन चाहिए, वो बी के पास नहीं, तो ट्रांजैक्शन कैसे होगा? या फिर मैं उल्टा कर लूं कि बी के पास क्लोथ है, उसको क्लोथ जो हैं वो बेचने हैं, लेकिन बदले में उसे पेन नहीं लेने, और ए के पास पेन है, उसे पेन बेचने हैं लेकिन बदले में क्लोथ नहीं लेना। तो कोइंसिडेंस कैसे बैठे? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि एक जने की वांट जो है, डिमांड जो है वो दूसरे की सप्लाई हो, ऐसा कोइंसिडेंट बैठना बड़ा ही मुश्किल है। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। मान लेते हैं कि एक काउ के बदले में 2 गॉड्स मिलती हैं। सही है। एक काउ के बदले में 2 गॉड्स मिलती है। अब किसी को एक ही गॉड चाहिए तो वो आधी गाय थोड़ा देगा। अब आधी गाय कैसे पॉसिबल है? डिविजिबिलिटी थोड़ा ना पॉसिबल है। तो डिविजिबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी बार्टर सिस्टम की कमी थी। लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। अब आज किसी के पास 1 करोड़ रुपए हो तो ठीक है, एक संदूक में आ जाएंगे, लेकिन 1 करोड़ रुपए की अगर गॉड्स हो या 1 करोड़ रुपए की काउज हो तो वो उनको स्टोर कैसे करे? इतने सारी चीजों को स्टोर करना कितना मुश्किल है। और फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मान लो 1 करोड़ की गाय उसको अमेरिका ले जानी है, तो 1 करोड़ रुपए तो ले जा सकता है, लेकिन गाय कैसे ले जाए, गॉड कैसे ले जाए? तो ऑब्वियस है ये बड़ा ही मुश्किल काम था। स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बहुत ही मुश्किल थी। लैक ऑफ कॉमन मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। कॉमन मेजरमेंट नहीं है। क्लोथ को तो अपन मीटर में नाप लेते हैं, मिल्क को लीटर में नाप लेते हैं, तो किसी भी चीज को नापने के लिए कोई सिंगल यूनिट तो चाहिए। तो रुपया नहीं था तो उसको नापना बड़ा मुश्किल काम होता था। आप किसी भी चीज को कैसे नापोगे? कोई चीज लेनी है उसकी प्राइस कैसे तय करोगे? आज किसी आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, वहां कोई टी शर्ट आपको पसंद आ गई तो उस पर टैग लगा हुआ, आप रुपए देख लो, लेकिन कल को टैग ऐसे लगे हो कि एक टी शर्ट की कीमत जो है वो 2 जो है गॉड्स के बराबर है। अब आप पहले गॉड्स लेके आओ, वो गॉड्स उसको दो और उससे टी शर्ट लो। ये पॉसिबल नहीं होता था। तो कॉमन मेजरमेंट नहीं होना भी बार्टर सिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी थी। लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब मैंने क्या कहा था? बाय नाउ पे टुमारो। सही है। तो जो डेफर्ड पेमेंट है, जो लोन है, जो इंटरेस्ट है, इनके पेमेंट्स वगैरह करने में बड़ी दिक्कत आती थी। डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। अब आपने टीचर या डॉक्टर की सर्विसेज ले ली, बदले में उसे पेमेंट कैसे करोगे? तो उसको गाय बकरियां थोड़ा ना दोगे,
तो डेफिनेटली इनकी सर्विसेज वगैरह लेना ये भी बड़ी समस्या हो जाता था इनका जो है तो जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती गई ना वैसे वैसे बार्टर सिस्टम अपने आप ही इकोनॉमी से बाहर होता गया। पहले तो गांव वगैरह थे, गांव में न इतना डिमांड था न इतनी सर्विसेज थी, ले दे के खाने पीने की व्यवस्था करनी होती थी तो एक दूसरे से खाने की चीजों का एक्सचेंज कर लेते थे, वही इकोनॉमी थी। लेकिन धीरे धीरे फिर जब सर्विसेज बढ़ी और चीजें बढ़ने लगी और इकोनॉमी में और कमोडिटीज आने लगी तो बार्टर सिस्टम धीरे धीरे हटता गया। सही है, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर हाउ डज द मनी केम इनटू प्रैक्टिस, कैसे आई? पहला तो व्यू था ये था कि दैट मैन हैव नॉट मेड एनी एफर्ट टू डिस्कवर मनी। कहते इंसान ने कोई एफर्ट्स नहीं की, ये अपने आप बनी। अकॉर्डिंग टू स्पाल्डिंग मनी हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस स्पॉन्टेनियसली, अपने आप आई एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन की रिक्वायरमेंट हुई और मनी का इन्वेंशन अपने आप ही हो गया। और एक सेकंड व्यू थोड़ा सा और डेवलप्ड है, कहता है दैट मनी वाज डिस्कवर्ड टू रिमूव द डिफेक्ट्स ऑफ द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में जो हमने पिछले पेज पे इतनी सारी कमियां पढ़ी, उन कमियों को दूर करने के लिए ही मनी का इवोल्यूशन हुआ। तो मनी का इवोल्यूशन कैसे हुआ? तो देखो लिखा है, वैसे तो मनी की जो चीजें हैं एनीथिंग which is acceptable to both the parties, it is defined as anything that can serve as a medium of exchange। ये सब मनी की डेफिनेशन है। Money as we see in its present form has evolved after a long process of evolution। The various form that money took during the process of evolutions are, क्या क्या steps ली गई? देखो हजारों सालों से मनी चल रही है, हाँ उसके वे अलग अलग है। इवन कहते हैं चाणक्य के वक्त भी मनी जो थी उस वक्त थी और ऑब्वियसली उससे पहले भी थी। तो ऐसे कई जो है सबूत मिलते हैं, प्रूवन मिलते हैं। तो सबसे पहले थी कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी यानी तो उस वक्त क्या था कि पर्ल्स, सी शेल्स, सॉल्ट, इनको जो है वो अपन मनी के तौर पे यूज करते थे, यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दे वर कॉल्ड कमोडिटी मनी। सही है, हम पर्ल, मोती या सी शेल्स या सॉल्ट भी देखो बड़ी मतलब अजीब बात है कि सॉल्ट को भी मनी के तौर पे यूज किया जाता था। एनिमल मनी, अब जब इनसे वैल्यू कम पड़ने लगी तो फिर वैल्यू शिफ्ट हुई काउ, गॉट, हॉर्स, इनको यूज किया गया एज ए मीडियम एक्सचेंज के कोई चीज खरीदनी है तो बदले में काउ, गॉट या हॉर्स दी जाए। दे वर कॉल्ड एनिमल मनी। फिर इनसे भी और डेवलपमेंट धीरे धीरे और होने लगा तो इन चीजों की कमी पड़ने लगी तो फिर मेटेलिक मनी पे आए। उस वक्त गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एटसेट्रा ये मेटेलिक मनी के तौर पे यूज की गए। इनको फिर फर्दर क्लासिफाइड किया गया। फर्दर क्लासिफाइड, एक तो फुल बॉडीड मनी और एक टोकन कॉइन। फुल बॉडीड मनी ये स्टैंडर्ड मनी है, इट्स वैल्यू कॉमनली यूज्ड एज इक्वल इट्स वैल्यू एज मनी। यानी मान लो एक कॉइन है, इस कॉइन में जो है सिल्वर है और ये इस सिल्वर को अगर मैं गला लूं और कॉइन के तौर पे ना कहकर सिल्वर के तौर पे बेचूं तो भी वो 100 रुपये का ही बिक रहा है। अब इससे फेस वैल्यू भी 100 रुपये है और इसमें सिल्वर भी 100 रुपये का, इसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। और एक होता है टोकन कॉइन, इट इज वन हुज फेस वैल्यू सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन इज इंट्रिंसिक वैल्यू। कि सर इसकी फेस वैल्यू तो 100 रुपये लिखी हुई है लेकिन अगर मैं इसको बेचूं तो इसमें सिल्वर जो है वो तो 10 रुपए का ही है। सही है, तो ये टोकन कहलाते हैं। ऐसे ही टोकन इन शॉप्स भी होते हैं। आप मिठाई की दुकान में या किसी कैंटीन में जाते हैं तो वहाँ टोकन आपको दे दिए जाते हैं कि यहाँ पे प्लास्टिक के टोकन्स हैं, उन पे जो फेस वैल्यू लिखी है वो चलेगी, है ना। तो ये सब टोकन कॉइन्स कहलाते हैं। फिर टोकन मेटेलिक मनी धीरे धीरे हटने लगी और फिर आगे पेपर मनी। मनी मेड ऑफ पेपर इज नोन एज पेपर मनी और करेंसी नोट्स भी कहते हैं। पेपर मनी कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोज़ मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे,
हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।